हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं एमपी पुलिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अभी एमपी पुलिस की 400 सीट्स निकली हैं और इसकी जो लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की डेट है वो 7 जनवरी है और एग्ज़ाम डेट जो है वो 6 मार्च है। तो मैं चाहूँगी जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म को सबमिट करें और जिससे कि आप लोग ये एग्ज़ाम्स दे सकें। और इसी के जो प्रीवियस 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस रहेंगे, इसमें सभी टॉपिक्स जो आते हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे। तो एक तो आपको ये आइडिया होगा कि किस किस टाइप के आते हैं और कितने ईजी, इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहते, थोड़ा सिंपल होते हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। और वैसे क्या रहता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक लेती हूँ तो इजी टू टफ चलती हूँ, पहले इजी लेती हूँ सरल फिर उसके बाद टफ पे आती हूँ। बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन जहाँ आएगा वो मुझे लेना होगा। बट उसके बाद भी मैं आपको जहाँ भी ट्रिक लगेगी ट्रिक फॉलो होगी और जो भी ईजी वे होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड। उन्होंने बोला हुआ है, एवरेज भी नहीं है, योग है, सिंपल एडिशन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे कि 3, 9, 27, 81 प्लस 243 प्लस 729 प्लस 2187 और प्लस है 6561। इसमें इन्होंने बोला है कि इसका योग बताइए, ऐड करना है आपको। तो सिंपल है ये लोग। तो आप लोग बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा, हो भी जाएगा रियल में। लेकिन हमें इसमें क्या, हर क्वेश्चन में मैंने आपको बोला है कि मैं इजी वे बताऊंगी। तो इसमें इजी वे कुछ आप देखना सीखिए। जब भी कभी कोई भी सवाल करते हैं उसमें देखिए कि उसमें क्या है, क्या मिल रहा है। क्या वो पेपर वाले आपको केवल इजी एडिशन करने का क्वेश्चन देंगे क्या इतना? तो क्या होता है, कब हमें मेन बात है हमारी टाइम सेविंग होना चाहिए और हमें उसमें कुछ देखना आना चाहिए कि उस क्वेश्चन में हमें दिख क्या रहा है। अब देखिए, आपने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे लिखते ही ये समझ में आ गया कि ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 चल रहा है। तो क्या हुआ कि देखिए 3971 जो यहाँ पे डिजिट आई है, सेम टू सेम वही डिजिट यहाँ पे आई है। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आप अगर इन चारों को प्लस करोगे तो सेम टू सेम आपको अगेन प्लस नहीं करना पड़ेगा, वही की वही मिलेगा। तो जब हमने प्लस किया तो 9 और 3 12, 12 7 कितने हो गए 19 और 1 कितने हो गए 20। तो इसका मतलब 20 हमें यहाँ मिला। और जब हम 20 को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल गया 40। तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि वंस प्लेस पे हमारा 0 जरूर आना है। ठीक है, जितने भी प्लेस का आंसर हो। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमने देखा कि हमारे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में 0 मेंशन है। इससे क्या होता है, हमारा टाइम सेविंग होती है। हमारे 2 आंसर तो कट गए, 2 आंसर रिमेनिंग है। तो अब उसके बाद हम दूसरे डिजिट को और प्लस कर लेंगे। तो 4 आया था तो 4 को हमने 4 को 2 से प्लस किया क्योंकि इधर तो 10th प्लेस है नहीं। 4 को 2 से प्लस किया 6 और 8 14, 14 और 4 कितने हो गए आपके 18, 18 और यहाँ पे 2 कितने हुए 20, 20 और 28 और 20 और 8 6 कितने हो जाएंगे 34। तो 34 का 4 आ गया। तो आपका आंसर आ गया। आपने देखा फर्स्ट जो आंसर था वो था 9840। इसका मतलब आपका आंसर फर्स्ट हो गया। अब आपको चारों डिजिट को प्लस करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस इसी तरह से हर सवाल में कहीं भी अगर आप 1-2 सेकंड भी बचा सकते हैं तो आप वो बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो जो टाइम आपका सेव होगा 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड सेव होंगे, वो आपके उस क्वेश्चन में काम आएंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा या फिर जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा होगा। तो आप उस क्वेश्चन को भी लास्ट में कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर इनमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया इजी क्वेश्चन में तो फिर वो क्वेश्चंस आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और देखिए कंपटीशन है, इसमें सभी ऐसा तो है नहीं केवल आप एक ही सिटी या एक ही स्टेट के लोग बैठेंगे, और भी स्टेट से रहेंगे। और ऐसे लोग भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी देखते हैं। तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको तैयारी, अगर एग्जाम देना है तो बिल्कुल तैयार होकर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 रुपीज़ पर केजी वाले नमक को 80 रुपीज़ पर केजी वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपीज़ पर केजी हो जाए। इन व्हाट रेशो मस्ट रुपीज़ 50 पर केजी सॉल्ट
be mixed with rupees 80 per kg salt to obtain a मिश्रण worth of rupees 60 per kg। वो कह रहे हैं एक 50 रुपये किलोग्राम का एक मिश्रण है, ठीक है, और एक मिश्रण बोल रहे हैं 80 रुपये किलोग्राम वाला। इनको हमने मिक्स कर दिया, एक समझ लीजिए सैक में मिक्स कर दिया, बोरे में। अब हमने बोला कि इसको हम 60 रुपये के हिसाब से बेचना है, तो 60 रुपये के हिसाब से बेचना है, तो वो कह रहे हैं किस अनुपात में मिलाएं कि नुकसान भी ना हो, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नुकसान भी ना हो, तो हम किस रेशो में मिलाएं। तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आपसे रेशो पूछा जाए, अनुपात पूछा जाए, तो सिंपल तरीका होता है जो भी करना है आपको, मिक्स करना है, उन दोनों को लिखिए और जिस अनुपात जिसमें चाहिए आपको मिक्सचर वो लिखिए। इसमें से इसको माइनस किया 10 आ गया और इसमें से इसको माइनस किया 20 आ गया, ठीक है। बीच में आप रेशो का साइन लगा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गई, आपका आंसर क्या आ गया 2:1। मैं इसमें आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि इसमें माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, जो भी बड़ी संख्या है उससे छोटी को सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे 60 बड़ा दिख रहा है तो 60 से 50 को माइनस कर दीजिए, 10 आ गया, और यहाँ पे 80 से 60 को माइनस कर दीजिए, 20 आ गया। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 20:10। और जो भी रेशो का नियम होता है कि जो भी कॉमन चीज होती है वो हट जाती है, तो इसमें 10 कॉमन था, 10 से दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2:1 आ गया आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। आपने ये देखा कितने 1 या 2 सेकंड में सॉल्व हुआ है, सिर्फ रीडिंग टाइम लगा है, सॉल्विंग टाइम नहीं लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिए हुए हैं आपको कुछ, इसमें इन्होंने बोला हुआ है, श्रृंखला दी गई है, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि गलत बताना है आपके, इसमें आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। तो ये क्या क्वेश्चन पेपर बहुत इजी होता है, आपने देखा, बस आपने देखना सिमिलरिटी देखनी है। आपने देखा GFJKU ये लिखा हुआ है, GFJKU 2301, UJFKG, यहाँ पे भी देखा GFKU 2301 U। अब आपने देखा यहाँ पे JJJ और यहाँ पे क्या आ गया G आ गया, तो इसका मतलब ये श्रृंखला क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई। तो आपको केवल ये चेक करना था। इस तरह के 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि इनकरेक्ट बताइए, 3 आपके सिमिलर रहते हैं और 1 आपका अलग रहता है। कभी कभी इससे रिलेटेड एड्रेस आता है, जैसे आपको 4-5 लाइन में एड्रेस दे दिया कहीं का भी, जैसे नाम रहेगा, नाम के नीचे कॉलोनी रहेगी, मोहल्ला रहेगा, फिर उसके बाद पिन कोड रहेगा, पिन कोड के बाद सिटी रहेगी, सिटी के बाद स्टेट रहेगा, स्टेट के बाद कंट्री भी हो सकती है। तो उसमें क्या रहता है, कोई ना कोई एक चीज स्पेलिंग में कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको चारों स्पेलिंग चेक करनी होती है पूरे एड्रेस, और उसमें जो रॉन्ग होता है उसको आपको फाइंड करना होता है कि कौन सा रॉन्ग है। बस इसमें एक मिस्टेक और वो लोग देते हैं जो आप लोग कभी कभी नहीं पकड़ पाते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जैसे कि आपका आंसर 3rd आया, लेकिन क्या हुआ, अगर आपने पेपर में आंसर 3rd लिख दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि ये 3rd ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, ये 3rd ऑप्शन 1st नंबर पे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या कहलाएगा, 1st कहलाएगा। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस में हल्की सी जल्दबाजी नहीं करना, आप ऑप्शन पढ़ लेना कि ऑप्शन दिए हुए हैं। इस ऐसे क्वेश्चंस में आते हुए भी बच्चे ये चीज मिस्टेक करके आते हैं और बाहर आके बोलते हैं अरे ये क्या मिस्टेक हो गई। तो आप लोगों को जो ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन में देखना कि 3rd ऑप्शन कहाँ है, 3rd ऑप्शन 1st ऑप्शन पे है, तो आपका आंसर 1st कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 150 मीटर पर स्क्वायर, the ratio of its base and height is 3:4, find the length of its base। आपको बेस की लेंथ बतानी है और हिंदी में पढ़ रही हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर पर स्क्वायर है, ये आपका त्रिभुज है और इसका आपको एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया कितना दिया हुआ है 150 मीटर पर स्क्वायर। जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मीन्स 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या है, इन्होंने ये बोला है जो इसकी हाइट है, ऊंचाई है, और ये जो बेस है इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो हाइट और बेस और हाइट, आधार और ऊंचाई के बीच में, तो बेस और हाइट के बीच में जो रेशो दिया है वो 3:4 दिया हुआ है। तो क्या होता है, जब कभी भी आपको रेशो में क्वेश्चन दिया जाए, अनुपात में क्वेश्चन दिया जाए, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके साथ एक कंपैरेटिव कोई वैल्यू थी, वेरिएबल था जो हटा दिया गया। रेशो आता ही तब है जब एक कॉमन वैल्यू हटा दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है। तो उस कॉमन वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हम मानेंगे बेस कितना है 3x है और हाइट कितनी है हमारी 4x है। तो जब हमने ये मान लिया तो अब इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे। इन्होंने 150 मीटर पर स्क्वायर हमें क्या दिया, एरिया दिया है, तो हमने लिखा 150 मीटर 1/2 बेस कितना माना 3x और हाइट कितनी मानी 4x।
अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो 2 से कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ से आमने सामने ये कैंसिल हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 से इसको हमने कैंसिल किया, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। तो इट मीन्स आपके पास कितना आ गया 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अभी ये आपका आंसर नहीं आया है, उन्होंने आपसे कहा है कि आधार की ऊंचाई बताइए, आधार की हाइट वो बताइए, आधार की लंबाई। आधार की लंबाई को आपने 3x माना था, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए 5, 3 5 जा कितना हो गया 50, क्योंकि x की जगह पे आप क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे, तो 3 5 जा कितना आ गया 15। 15 अगर ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर में है तो मीटर में। इन्होंने हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर और नीचे जो आंसर दे रहे हैं वो सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। मीटर, अगर मीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो हमारा आंसर भी मीटर में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जब भी हम एरिया लिखते हैं उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और जब हम यूनिट अकेली बेस या हाइट लिखेंगे तो उस पर कभी स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर या सेंटीमीटर आएगा। उसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पे दो आपकी एक आधार और एक ऊंचाई के मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 यूनिट का मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो जब मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट क्या बन जाएगी मीटर स्क्वायर, और जब वो सेपरेट होंगे तो वो अकेले किस में होंगे मीटर या फिर सेंटीमीटर में। तो ये वाली मिस्टेक मत करना, कभी कभी ऑप्शन में वो, अब जैसे आधार दिया, आधार की लंबाई बताइए, तो उसमें उन्होंने एक ऑप्शन में लिख दिया मीटर स्क्वायर और एक ऑप्शन में लिख दिया मीटर, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यूनिट क्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/7 ऑफ द स्टैम्प इन रवि स्टैम्प कलेक्शन आर इंडियन स्टैम्प। जो 2/7 है वो स्टैम्प रवि की किसकी है, इंडियन स्टैम्प की है। और फिर बोल रहे हैं और एंड द रिमेनिंग स्टैम्प किसकी है, फॉरेन स्टैम्प है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडियन स्टैम्प एंड फॉरेन स्टैम्प इन रवि स्टैम्प्स कलेक्शन। रवि के पास स्टैम्प का कलेक्शन है और उन्होंने बोला कि रवि के स्टैम्प का 2/7 2/7 भारतीय स्टैम्प है और शेष विदेशी स्टैम्प है। तो देखिए जब कभी भी ऐसी बात आती है, फ्रैक्शन में कोई चीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको भिन्न बोला जाता है। तो जब कभी भी भिन्न की बात होती है फ्रैक्शन की, तो हम ये मानते हैं कि नीचे वाली जो चीज होती है वो टोटल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास कितनी स्टैम्प है, 7 स्टैम्प है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टैम्प हो गई। इनमें से जो शुरू की 2 हैं 1 और 2, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। ये टोटल मान लीजिए 7 स्टैम्प है, इसमें से जो 1 और 2 स्टैम्प है वो किसकी है, भारतीय है, इंडियन है, और जो बची हुई हैं वो किसकी हैं, विदेशी हैं। तो अब उन्होंने बोला हमसे कि बताइए विदेशी स्टैम्प उसके पास कितनी है। तो हमेशा याद रखिए कि ये टोटल मान के चलते हैं हम, उससे सवाल इजीली सॉल्व होता है। तो 2/7 निकालिए तो बचे कितनी, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास विदेशी स्टैम्प कितनी हो गई 5/7। इसको ये इसमें हम और भी बढ़ा सकते थे क्वेश्चन, जैसे हम कर देते कि 2/7 भारतीय हैं, फिर बोल देते हैं हम 2/7, इसमें 2/7 बोल देते हम है ना ऑस्ट्रेलियन है। अब बताइए बची हुई जो है वो यूरोपियन है, तो वो कितनी है, तो फिर उसमें क्या करते हैं हम 2 और 2 माइनस कर देते, तो 7 में से 4 जाते तो कितने बचते, रिमेनिंग 3 बचते, तो हमारा फिर 3/7 आंसर हो जाता। तो सिंपल सी बात है, कभी भी आपको भिन्न से संबंधित, फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन आता है तो नीचे जो लिखे हुए हैं उसको आप टोटल मान लीजिएगा और ऊपर वाले को माइनस कर दिया करें तो रिमेनिंग आ जाता है। रिमेनिंग निकालने का ये सिंपल सा तरीका है। 7 क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन अ एग्जामिनेशन 36 ऑफ द स्टूडेंट failed in English and 40% failed in Hindi. If 20% of the student failed in both subject, then the pass percentage is। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए हैं। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% है तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। देखिए कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो मैं आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बता रही हूँ। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संघ
और इसको बोलते हैं हम सर्वनिष्ठ। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि सर्वनिष्ठ और संघ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें वो सारे इंक्लूड है जो चाहे वो एक में फेल हो, चाहे वो दो में फेल हो, चाहे वो मतलब मींस फेल वाले सारे विद्यार्थी आ गए। जैसे हिंदी में इसमें इन्होंने जैसे दिया हुआ है कि 36% अंग्रेजी में फेल है, तो ये मान लो कि अंग्रेजी में फेल वाले हैं। फिर इन्होंने बोला हिंदी में कितने फेल हैं, 40% फेल है, ये 40% यहाँ आ गए। और उन्होंने बोला कि 20% ऐसे हैं दोनों में फेल है। तो इस साइन का मतलब होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है दोनों, मतलब वो विद्यार्थी जो इंग्लिश में भी फेल है और हिंदी में भी फेल है, ये बोथ का काम करता है। तो इसमें ये बोथ इंक्लूड आ गया। जब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं तो इससे जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा जिसमें कि फेल वाले विद्यार्थी हैं, चाहे वो इंग्लिश में फेल हो, चाहे वो हिंदी में फेल हो, चाहे वो दोनों में फेल हो। कुल मिला के क्लास से हमने फेल विद्यार्थियों को अलग कर दिया कि कितने परसेंट फेल विद्यार्थी हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 में से 20 गए 20 को इससे प्लस किया 56%। 56% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हैं क्लास में। अब ये नहीं मालूम कि एक सब्जेक्ट में, कि दो सब्जेक्ट में, कि दोनों में। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन बोला है कि पास विद्यार्थी बताइए। तो जब भी परसेंट से संबंधित बात होती है तो हर जगह हम परसेंट के लिए 100% मानते हैं। तो 100% में से हमने 56% को माइनस कर दिया फेल विद्यार्थी को, तो हमारे पास कितना आ गया 44%। तो 44% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना अपने। आप लोग एमपी पुलिस के जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से और एग्जाम निकालना चाहते हैं वो प्लीज अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो फॉर्मूला आप नोट डाउन करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको एक बार ब्रश अप तो करना ही होगा कोर्स पूरा, तो उससे क्या आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि ये आपको नंबर्स दिए गए हैं 62, 54, 44, 36, 28, 22। अब इन्होंने कहा इसका एवरेज बताइए। एवरेज मीन्स होता है औसत। तो औसत का सिंपल तरीका होता है जितने भी नंबर्स लिखे हैं, जो भी दिया हो वॉट एवर, जैसे कभी कभी आपको एज दे देंगे कि 6 विद्यार्थी हैं, उनकी एज इतनी इतनी है, उनका एवरेज बताइए। समझ लीजिए वेट दे देंगे कि एक रूम में 8 बच्चे बैठे हुए हैं, उनका वेट इतना इतना है, तो बताइए एवरेज वेट क्या है। तो एवरेज का क्वेश्चन जब कभी भी आता है तो उसका सिंपल तरीका होता है कि आप जितने भी लिखे उन सबको प्लस कर लीजिए। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, इनको प्लस करके 6 से डिवाइड दे दीजिए। ये सबसे सिंपल तरीका है औसत निकालने का। और अब आपने प्लस किया तो कितना हो जाएगा 2 4 6 6 4 10 10 6 16 16 और 8 कितने 16 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 24 24 और 2 हो जाएंगे 26 6 लिखा 2 कैरी गई 2 और 6 कितने हो गए 8 8 5 13 13 4 17 17 3 20 20 22 22 और ये कितने हो गए 24। और डिवाइड किससे करना है हमें 6 से। 6 से हमने डिवाइड दिया तो कितना आया 6 4 जा 24 6 1 जा 6, यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया, औसत कितना आ गया 41। तो जब कभी भी आपको औसत का सवाल आता है तो सिंपल मेथड यही यूज कर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है इन 2004 अ न्यू शर्ट cost rupees 250 while in 2005 it was rupees 400. Calculate by how much percent has the cost of the shirt increased from 2004 to 2005. उनका कहना है कि एक शर्ट है, नई शर्ट है जो 2004 में उसकी कीमत कितनी थी, 2004 में उसकी कीमत थी 250 रुपीज़, लेकिन क्या हुआ 2005 में उसकी कीमत कितनी हो गई 400 रुपीज़ हो गई। ठीक है, तो अब उनका कहना है कितने परसेंट ये महंगी हुई। तो 2004 से 5 में आने में इसकी कीमत में कितना अंतर आया 150 रुपीज़ का अंतर आया। जब कभी भी आपको परसेंटेज निकालना होता है, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि ये मोस्टली मतलब आप ये मान के चलिए अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो उनमें से 8 बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा। क्यों होता है, इसमें परसेंटेज निकालना सबको आ जाता है, बट एक कंफ्यूजन ये रहता है कि परसेंटेज में नीचे क्या लिखना है, क्योंकि परसेंटेज का तरीका होता है कि ऊपर आप डिफरेंस लिखो, आपने डिफरेंस लिख दिया, बट और इधर मल्टीप्लाई 100 करो, बट इधर क्या लिखो नीचे डिनोमिनेटर में। तो वो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कभी भी बस आपको लाइन पढ़नी है। इन्होंने बोला है हमसे कि 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई। जब आपको बढ़ोतरी पूछी जाती है इंक्रीज, तो किस में बढ़ोतरी हुई है, 250 में बढ़ोतरी हुई है तो 250 नीचे आएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि
कि कितना रेट घटा था, पहले कितना रेट कम था, तो कितने पे कम था, 400 पे, तो 400। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब आपसे पूछा जाता है कितना इंक्रीज हुआ, तो किस पे इंक्रीज होती है, कम वैल्यू पे इंक्रीज होती है, तो कम वैल्यू नीचे आएगी डिनोमिनेटर में, ऊपर तो हमेशा डिफरेंस आना है, वो किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे ज्यादा सवाल में जो गड़बड़ होती है वो नीचे होती है। और आपको एक बात और ये बता दूं, जो ऑप्शंस 4 ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट रॉन्ग ऑप्शन होता है, तो बच्चे लोग जल्दी में वो ही टिक कर देते हैं। और मैंने अगर आता भी होता है, अगर एक बार पढ़ाई करी होती है, तो वो कंफ्यूजन इतना रहता है क्योंकि पेपर में हम पे इतना प्रेशर रहता है कि हम कभी कभी कई चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, जो सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं कि आपको ये याद रखना है कि किस पे बढ़ोतरी हुई है। हमेशा कम पे बढ़ोतरी होती है तो कम वाली चीज़ आई, और किस पे कम हुआ है तो बढ़ी हुई चीज़ नीचे आती है। बस इतना आप माइंड में रखिए। तो डिफरेंस कितने का है, 150 का है। आपने 150 लिखा, नीचे 250 लिखा और मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 100। 0 से 0 कैंसिल हुई, 25 1 25, 25 4 100, 15 4 कितना हो गया, 60%। इसका मतलब उसके रेट में 2004 से 2005 तक आते आते में शर्ट के रेट में 60% की क्या हो गई, आपका बढ़ोतरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10, X sells his good 20% cheaper than Y and 20% dearer than Z. How many percent is Z goods cheaper dearer? X अपने माल को Y से 20% सस्ता, ध्यान से समझिए, इसमें 3 लोग हैं, X है, Y है और Z है। उन्होंने बोला कि X जो है अपने माल को Y से 20% चीपर बेचता है, सस्ता बेचता है। तो परसेंट की बात होती है तो सबसे अच्छा तरीका आता है कि 100 मान लो, तो ये इसने चीपर बेचा। और इसने बोला कि जेड से मैं 20% डियरर बेचता हूँ, डियरर मतलब होता है महंगा बेचता हूँ। अब उन्होंने बोला कि जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है, जेड का माल वाई के माल से, माने देखो यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू 100 थी, अब इन दोनों में हमें देखना है कि कितना डिफरेंस हो रहा है जब हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कितना सस्ता, कितना अंतर आया, 40 का। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 40 का आया। फिर मैंने आपको अभी एक जस्ट पहले समझाया था कि आपको जेड के माल से देखना है, तो जेड के माल से कितना इसका सस्ता या महंगा है, तो जेड के माल से ये कितना, जेड का माल कितना 120, तो जेड का माल नीचे आएगा। हमेशा याद रखो, जिससे भी बोला जाता है किससे महंगा है किससे बड़ा है, तो वो चीज याद रखते हैं। अब जेड के माल से बोला है तो जेड के माल की वैल्यू कितनी है, 120, तो 120 हमारा नीचे आ गया। और मल्टीप्लाई क्या लिख दिया आपने, 100। सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 3 कितना हो गया, 12। 3 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 33 सही 3%। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे कितना आया था, 100/3 आया था। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। एक मेरी परसेंटेज की वीडियो है, वो आप देखना, उसमें मैंने सारे परसेंटेज के आंसर्स लिखे हुए हैं, वो आप लोग देखो। अभी आपके पास टाइम है, आप लर्न करके रख सकते हो। उस जो चीजें देखो, कुछ चीजें तो हमें मालूम है पेपर में आनी है, वो हमें नहीं मालूम क्या आना है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें हम लर्न करके रख सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस को इजी बना सकती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो चीजें करके रखो जिससे कि वो टाइम आपका सेव करेंगे एग्जाम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल बनवाई थी परसेंटेज की, उसमें परसेंटेज लिखे हुए हैं। आप एक पेज में जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो एक पेज में सारे परसेंटेज लिख के रखो, जिससे कि जब आप पेपर में सॉल्व करते हो तो आपका, चलो मैं मानती हूँ इसमें 1 सेकेंड ही लगेगा डिवाइड देने में, बट आप 1 सेकेंड भी क्यों वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लर्न है तो आपका आंसर 1 सेकेंड आपको देखना है और टिक लगाना है। क्यों आप डिवाइड करके 1 सेकेंड वेस्ट कर रहे हो, वो 1 सेकेंड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आ सकता है। ये मैं चीज हर वीडियो में बार बार आप लोगों को समझाती हूँ कि आप लोग मिस्टेक मत करो। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो हैप्पी हो, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और बिल्कुल मन से बैठिए, देखने के लिए नहीं बैठिए कि हम एग्जाम दे के देखते हैं कैसा जाता है कैसा जाता है। एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार। देखो आप कोशिश करो, कोशिश करोगे तो 100% निकलोगे, लेकिन अगर कुछ चीज आप छोड़ दोगे जो ईजी चीजें हैं, तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन मुश्किल है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिए। जैसे ये है 100/3, तो आपके दिमाग में होना चाहिए 33.3 होता है, सीधे आपका आंसर आ गया। आप 1 सेकंड भी बचाओ जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो 1 सेकंड दे दो, तो इस तरह से आपका इसमें आंसर आ गया। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट में इन्होंने 33.33 दे दिया है। गलती से अगर आप इसमें ये कर देते कि 40 का डिफरेंस लिखते और अपॉन में 80 लिख देते और मल्टीप्लाई 100 करते, तो इससे आपका 50% आंसर आता। और देखिए ऑप्शन में सेकंड नंबर पे 50% भी लिखा है, तो बच्चों से ये मान के चलिए 50% बच्चे ऐसे होंगे जो 50% को ही आंसर लगा के आएंगे, 33.3 को नहीं करेंगे, 33 को। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ याद रखो कि परसेंटेज में हमें कैसे करना है। अभी मैंने आपको आज एमपी पुलिस से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस बताए थे मिसलेनियस, जो
आ चुके हैं 2017 में, और अभी मेरी 2-3 वीडियोस इसी से रिलेटेड रहेंगी। और ये मेरा बैच भी स्टार्ट होने वाला है 2 जनवरी से ग्वालियर में, ऑफलाइन बैच, जिसमें मेरी लिमिटेड सीट्स हैं, 10 सीट्स रहेंगी। और मेरा ये है कि मैं उन्हीं बच्चों को लेती हूँ जो बच्चे बिल्कुल हाँ हमें निकालना है एग्ज़ाम। तो अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैसेंजर के थ्रू भी कर सकते हैं आप लोग मुझसे कांटेक्ट, जिससे कि आप लोग 2 जनवरी से पहले आप मिल लोगे तो आप बैच ज्वाइन कर लोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करना, और जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो उसको चैनल सब्सक्राइब भी करनी है। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, बाहर से रिलेटेड हैं, वो मेरी वीडियोज़ MP पुलिस की निकलेंगी अभी, और वो आप वॉच करना। थैंक यू सो मच।